भारत में संसद के सत्र बुलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार को। राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार की चर्चा हमारे नेक्स्ट सेक्शन में की गई थी, उसमें हमने इससे संबंधित विचार किया था। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास है और राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। यह आपका कथन सही है। हम अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 देखते हैं, जिसमें राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और सत्र का विखंडन कर सकता है। ओनली लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। यह आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति ये कैसे करता है? मंत्री परिषद की अनुशंसा के अकॉर्डिंग ये काम करता है। अगर हम इसमें देखें, सबसे महत्वपूर्ण इसी में कहा गया है कि दो सदनों के बीच में, दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक वर्ष में कितने सत्र होने चाहिए? कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन पर वापस आइए। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, सही है। संसद का सत्र बुलाने का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 95 में दिया गया है, नहीं। ये 95 में नहीं दिया गया है, अनुच्छेद 85 में दिया गया है, तो आपका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान में यह प्रावधान है कि संसद एक वर्ष में 3 सत्र के लिए बैठक करेगी, नहीं। अभी हमने इस पे चर्चा की थी। कम से कम 2 बार बैठक अनिवार्य है, अधिकतम संविधान में परिभाषित नहीं है। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? आपका पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी आपका गलत है। तो आपका केवल एक सही होगा। मंजू मैम, आपका सही है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार कीजिए। ऐतिहासिक मामला M.K. रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? M.K. रंजीत सिंह मामला किससे संबंधित है? अभी करंट का मुद्दा है, 2021 में इसका जजमेंट आया था और आपको बताना है कि यह मुद्दा किससे संबंधित है। पहला है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार। प्रेजेंट में क्लाइमेट चेंज मुद्दा बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर हाई हो रहा है। यह मुद्दा हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास हासिल किया है या नहीं। सेकंड देखिए, यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो इसका परिणाम सरकार के पतन के रूप में होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों ही नहीं। बताइए। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय है। कोई भी सरकार अगर प्रेजेंट में है, उसे अस्तित्व बनाए रखने के लिए सदन में मेजोरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत उसे चाहिए। इसमें कहा गया है कि विश्वास प्रस्ताव क्या प्रेजेंट करता है? विश्वास प्रस्ताव प्रेजेंट करता है कि उसे बहुमत प्राप्त है। यानी जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी सत्तारूढ़ दल है, अगर वो विश्वास प्रस्ताव को पास कर लेती है, इसका अर्थ हुआ, जैसे हम बात करें लोकसभा की 543 सदस्य है,
अगर 543/2 का अगर इनके पास बहुमत है तो ये सरकार कंटिन्यू रहेगी। सेकंड हम बात करते हैं, यदि विश्वास प्रस्ताव आपका पहला सही है, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास हासिल कर रखा है या नहीं। अगर इनसे कम सदस्य होंगे, 272 से कम होंगे, इसका मतलब होगा कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो यह सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो इसका परिणाम सरकार के पतन के रूप में होगा। नहीं, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। यह बस इसलिए होता है कि सरकार का सदन में बहुमत है या नहीं, इतना साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। इससे सरकार गिरती नहीं है। सरकार गिरने का आधार होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर अगर पारित कर दिया जाता है तो सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा या फिर अन्य पार्टी के द्वारा लाया जाता है। और अगर यह पारित हो जाता है तो सरकार को, मंत्री को त्यागपत्र देना होता है। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? आपका केवल एक सही होगा, दो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 25 जून को जिस दिन 1975 में आपातकाल लगाया था, निम्नलिखित दिवस के रूप में बनाने का निर्णय किया है। कंगना रनौट की इमरजेंसी मूवी चर्चित है, तो आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित। तो आपको बताना है कि कौन सा दिन, कौन सा दिवस बनाया गया था। तो आपका सही आंसर होगा संविधान हत्या दिवस। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज ये है कि आपका मुख्य फोकस होना चाहिए राष्ट्रपति शासन से संबंधित या फिर आपातकाल से संबंधित आर्टिकल 352 पर। हम अनुच्छेद 352 को विस्तार से देखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। अगर हम बात करें, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है किस आधार पर? 3 आधार पर। पहला है युद्ध, सेकंड है बाहरी आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर हम सशस्त्र विद्रोह की बात करें, सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पहले यहां आंतरिक अशांति शब्द का यूज किया गया था। इसका अर्थ हुआ कि आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया और विभिन्न नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसी में हम देखते हैं आगे इसका प्रभाव मूल अधिकारों पर क्या पड़ता है। मूल अधिकारों पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 में किया गया है। 358 में कहा गया है कि जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 जिसमें बोलने की आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतः निलंबित हो जाएगा। 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 359, इसमें कहा गया कि भाग 3 के सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, केवल 20 व 21 को छोड़कर। 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा और उद्घोषणा से हमारे पार्ट 3 के जो भी मूल अधिकार है राष्ट्रपति चाहे उनको हटा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 20 व 21 किसी भी स्थिति में नहीं हटेंगे और 19 युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर स्वतः निलंबित हो जाएगा। आपका सही आंसर है संविधान की हत्या दिवस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें किसी के कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान शामिल है। आपका यह सही है। धन विधेयक की परिभाषा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा कहां पर है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में आरएस में कर्म जचाना आ सकता है, तो 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। अगर हम धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया की बात करें, यानी कौन से सदन में लाया जाएगा, राज्यसभा के पास इससे संबंधित कौन सी शक्ति होगी, तो उनका उल्लेख 109 में किया गया है। अगर हम बात करें संयुक्त बैठक की, संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में किया गया है। और धन विधेयक से अगर अन्य विधायी प्रक्रिया, जैसे कोई भी सदन कहां लाया जाएगा, अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो इसका प्रभाव किसी विधेयक पर क्या होगा, यह प्रक्रिया संबंधित अनुच्छेद 107 में दी गई है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, आपका यह सही होता है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के प्रावधान शामिल है। आपका यह सही है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, नहीं, विनियोजन से संबंधित नहीं है। तो आपका सही चयन करना है। तो आपका सही क्या होगा, 1 और 2। एक और 2 इसमें दोनों शामिल होंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया है, करंट का मुद्दा है। इनमें से किससे संबंधित है अनुच्छेद, हमारा संविधान संशोधन 106वां किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अगर हम बात करें 106वें संविधान संशोधन की, 106वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। यानी नेक्स्ट जब 2029 के इलेक्शन हो गए और डिलिमिटेशन कमीशन चुनाव आयोग के द्वारा सीटें निर्धारित कर दी जाएगी, उसके बाद में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। तो यह किससे संबंधित है, 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 361 के तहत 361 के तहत उन्मुक्तियां के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी ये आर्टिकल 14 का अपवाद है। देखिए इसे, इसमें पहला है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में और प्रदर्शन में दिए गए कार्यों के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं अपने प्रशासन से संबंधित, तो उनके लिए वो किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं होंगे। सेकंड है, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका सही आंसर होगा 1, केवल 1, अनुमति देता है नहीं। हम अनुच्छेद 361 को देखते हैं और इसके साथ हम देखते हैं आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि के समक्ष क्षमता होगी और विधियों का समान संरक्षण होगा। विधि के समक्ष क्षमता करता है कि आईपीसी सभी के लिए समान होंगी, चाहे अंबानी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे सलमान खान हो। अगर उनके द्वारा कोई मर्डर किया जाता है तो उनको सेम सजा दी जाएगी। लेकिन इनमें अपवाद दिया गया है। अपवाद क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्य के प्रयोग से संबंधित कोई क्राइम करते हैं, कोई आपराधिक मामला इनके खिलाफ दर्ज किया जाता है, तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। न्यायालय के द्वारा इनके खिलाफ, इनको अरेस्ट से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 361 इनके संरक्षण से संबंधित बात करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी लेकिन सिविल कार्रवाई होगी।
सिविल कार्रवाई का अर्थ है कि विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, जमीन के विवाद से संबंधित कोई मुकदमा है तो वो चलाया जाएगा, लेकिन चलाने से पहले 2 माह पहले नोटिस देना होगा। सिविल कार्रवाई चलाने के लिए 2 माह पहले का नोटिस देना होगा और उस व्यक्ति को अपना नाम, पता सब कुछ बताना होगा। ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद किसी भी राष्ट्रपति, राज्यपाल पर यह कार्रवाई चलाई जा सकती है। तो आपका सही आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 के अनुसार राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें गलत चयन करना है, इनमें से गलत कौन सा है। आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यता को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 158 158 में शर्तें दी गई है। इनमें से आपको बताना है गलत कौन सा है। अगर हम बात करें, राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, यह आपका सही है, ये शर्तों में इंक्लूड किया गया है। राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपका सही है। कम से कम आयु हमारे भारतीय संविधान में मेंशन की गई है और कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें, राज्य को राज्य विधानमंडल में संसद का सदस्य होना चाहिए, नहीं, राज्यपाल को किसी भी विधानमंडल में या फिर किसी भी सदन, यानी राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो राज्यपाल चुन लिया जाएगा उसी दिन उसी सदन में उसकी सीट रिक्त मान ली जाएगी। तो आपका ये गलत हो जाता है। राज्यपाल को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह आपका सही है कि राज्यपाल कोई भी लाभ के पद पर नहीं होगा, ये राज्यपाल की शर्तों में इंक्लूड किया गया है। तो आपका ये सही हो जाता है। लेकिन हमें किसका चयन करना है? गलत का चयन करना है। तो आपका गलत क्या होगा? 3 गलत होगा कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल या सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण के बारे में निर्णय केवल भारत की संसद द्वारा लिया जा सकता है। अगर हम आरक्षण से संबंधित बात करें तो आरक्षण का निर्णय निवास संबंधी आधार पर कौन लेता है? इसमें कहा गया है कि केवल संसद के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण एससी एसटी समुदाय के सदस्यों के लिए एक मौलिक अधिकार है। क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? प्रोन्नति में आरक्षण, हम आर्टिकल 16(4)A देखते हैं, वहां पर एससी एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। क्या आपका यह मौलिक अधिकार है? इसको हम विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, यानी कोई भी सरकारी नौकरी होगी वहां पर समानता की बात की गई है। और आर्टिकल 16 ही कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान और उद्भव, ये 7 ग्राउंड ऐसे हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 16(3) की, 16(3) में निवास संबंधी शर्त दी गई है कि निवास स्थान के आधार पर किसी भी सीट को रिजर्व किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। यानी आर्टिकल 16(3) क्या है? अपवाद है। किसका? अनुच्छेद 16 का। इसमें निवास के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह आरक्षण कौन दे सकता है? केवल संसद के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। और कौन सी सर्विस में? ओनली राज्य की सर्विस में। यानी अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर यह स्कीम नहीं अलाउ होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति नहीं है, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं दी गई है। ओके, अगर हम बात करें निवास संबंधी शर्त के आधार पर तो आर्टिकल 16(3) में इसे डिफाइन किया गया, यानी ये 16(3) का अपवाद है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण एक मूल अधिकार है, नहीं। आर्टिकल 16(4)A सतहत्तरवां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण, एससी एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। उत्तराखंड का मामला है मुकेश
वीएस उत्तराखंड। इसमें यह कहा गया किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा आरक्षण देने से मना कर दिया गया। प्रोन्नति में मामला चला गया उत्तराखंड हाईकोर्ट में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टेट से कहा कि आप किन आधारों पर आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप अपने आंकड़े रिलीज करिए और इनको आरक्षण दीजिए प्रोन्नति में। लेकिन यह मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आरक्षण देना राज्य का विवेकाधीन अधिकार है, विवेकाधीन शक्ति है। कोई भी न्यायालय या कोई भी राज्य इन्हें बाध्य नहीं कर सकता आरक्षण देने से संबंधित। अगर राज्य को लगता है कि किसी इन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है तो राज्य के स्वविवेक पर डिपेंड करता है, आरक्षण दिया जा सकता है। अगर राज्य चाहता है कि आरक्षण ना दिया जाए तो राज्य नहीं देगा। यानी हमारा मूल अधिकार नहीं है आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे डिसाइड किया गया है कि आरक्षण किस पे डिपेंड करता है? राज्य की स्वविवेकी शक्ति पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपका गलत हो जाएगा कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण एक मूल अधिकार है, तो आपका यह गलत है। तो आपका केवल एक ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप करंट से रिलेटेड टॉपिकों को नहीं देख रहे होंगे तो आपके लिए क्लास ये असहज होगी, लेकिन एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो वो करंट से ही पूछे जाते हैं। अगर हमने आरक्षण से संबंधित बात की है, आर्टिकल 16(4)A देखा है, वो चर्चित है। लेकिन आर्टिकल 16(4)A 77वां संविधान संशोधन उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन करंट का मुद्दा आज है तो पूछा जा सकता है। निवास संबंधित शर्त के आधार पर आरक्षण से संबंधित पूछा जा सकता है। इसके अलावा मूल अधिकार चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अगर हम भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। और बाकी अगर हम बात करें 14 की, अगर हम बात करें 17 की, आर्टिकल 21 की, 20 की, 23, 24 की, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता की, ये सभी नागरिकों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो मुख्य फोकस आपका इन पर होना चाहिए कि मूल अधिकार आरक्षण अगर चर्चा में है तो ये भी आपके चर्चा में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें प्रविष्टि केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। सेकंड है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। थर्ड है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। और इसमें व्यवस्था की गई कि स्टार्टिंग में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर लिस्ट तैयार की जाएगी किसकी? जो भी बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, सामाजिक रूप से, एजुकेशन रूप से बैकवर्ड क्लास, यानी सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए लिस्ट कौन तैयार करेगा? सेंटर तैयार करेगा। लेकिन बाद में यह हुआ कि स्टेट ने भी इसकी प्रावधान किया गया भी स्टेट भी अपने लिए लिस्ट तैयार कर सकता है। लेकिन यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अधिकार किसको नहीं होगा? स्टेट को नहीं होगा। स्टेट से संबंधित कौन सा अधिकार नहीं होगा? यानी स्टेट अपने क्षेत्र के लिए SC/BC से संबंधित लिस्ट जारी नहीं कर सकता। बाद में संविधान में 105वां संविधान संशोधन किया गया। 105वें संविधान संशोधन के द्वारा अब यह अधिकार राज्य को भी है और यूटी केंद्र शासित प्रदेश को भी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है? अपनी लिस्ट तैयार कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण
राज्य की लिस्ट और केंद्र की लिस्ट में अंतर हो सकता है, यानी राज्य की 80 BC से संबंधित लिस्ट अलग होगी, राज्य की भी अलग हो सकती है। और ये अधिकार किस किस को दिया गया है, स्टेट को भी और यूटी को भी। सबसे महत्वपूर्ण है 102वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा एनसीबीसी को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। इसके बाद में हम देखें कि यह अधिकार कब दिया गया है कि वो राज्य अपने लिए लिस्ट खुद बना सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं, तो 105वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है, जिसमें प्रविष्टि केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। अभी हमने इस पे चर्चा की थी कि राज्य और केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है और केंद्र की लिस्ट और राज्य की लिस्ट विभिन्न विभिन्न हो सकती है। सेकंड देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है। हाँ, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या बनाया गया है, संवैधानिक निकाय बनाया गया है। संवैधानिक निकाय का अर्थ है कि इसे आर्टिकल जैसे 338B के अकॉर्डिंग इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे स्थापित किया गया है। जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है वो संवैधानिक निकाय है। सांविधिक निकाय का अर्थ है कि जिसे संसद ने एक अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। आपका यह सही है। अगर हम इसकी संरचना से संबंधित बात करें, एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो ये कहां से होगा, एससी-बीसी कम्युनिटी से होगा, यानी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है उसी का एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि बाकी सदस्यों में से कम एक महिला होनी चाहिए, कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए और कम से कम 2 सदस्य क्या होने चाहिए, एससी-बीसी से होने चाहिए। संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये करंट का मुद्दा है तो पूछा जा सकता है कि इनकी संरचना क्या है। ये 5 सदस्यीय बॉडी है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, एससी-बीसी से होंगे, इसके अलावा 2 अन्य सदस्य भी एससी-बीसी से होंगे, कम से कम एक महिला इसमें होनी चाहिए। अगर हम इसके हटाने का प्रस्ताव देखें, मिसबिहेव के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। और कौन हटाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसे रिमूव किया जाएगा। लेकिन इससे पहले इसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। मिसबिहेवियर की जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहां ये दोषी है तो ये रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। और राष्ट्रपति पर यह रिपोर्ट मानना बाध्यकारी होगा। अगर इसने गिल्टी फील करा दिया है, गिल्टी घोषित कर दिया है तो राष्ट्रपति इसे मानेगा, यह बाध्यता है और राष्ट्रपति इसे हटाने की उद्घोषणा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके कोई डाउट है तो साथ साथ में पूछ लीजिए। मेनली आपका फोकस क्लास पे होना चाहिए। उसके बाद में भी आपके अगर डाउट है तो आप कमेंट सेशन में, जब हमारी लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो डाउट सेशन में आप डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट सेशन में। मैं पर्सनली आपके डाउट वहां पर हल करूंगा। नो डाउट, ओके, गुड। क्वेश्चन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। अभी हमने देखा है कि जनगणना से संबंधित, जाति से संबंधित मुद्दा है। बिहार में इससे संबंधित सेंसेक्स निकाले गए थे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनगणना से संबंधित आपके पास आंकड़े हो, जो भी बेसिक बातें हैं आपको इससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पर, पहले ऑप्शन पर विचार कीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, दशकीय जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त के कार्यालय पर है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का समय है। करंट से रिलेटेड है हमारे सभी क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड है, लेकिन इनकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन कब का है, 2011 का क्वेश्चन है, लेकिन करंट में चर्चा में है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमी से पूछे जाते हैं।
पॉलिटी और इकोनॉमी का पोर्शन ऐसा रहता है कि वहां से रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो भी हमारे न्यूज़पेपर में करंट के इवेंट है, 1.5 या 2 साल से चर्चित है, वही मुद्दे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर दीजिए। अगर हम पहले पर विचार करें, स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर डेटा प्रकाशित किया गया है, ये बात सही है। अगर हम बात करें इसके आगे की, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं, ये भी बात सही है। तो आपका पहला सही होता है। दशकीय जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपका ये गलत हो जाता है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जिम्मेदारी होती है, यानी गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेता है। गृह मंत्रालय इसका गणना करता है। ये मंत्रालय यहां पर नहीं है, इसका गृह मंत्रालय का ये कार्य होता है। तो आपसे डायरेक्ट मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री ये करती है। तो गृह मंत्रालय, अमित शाह के दिशा निर्देशन में ये कार्य किया जाता है। तो आपका ये गलत हो जाता है। आपका सही क्या होगा? केवल एक सही होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि कौन से मंत्रालय के अकॉर्डिंग जनगणना की जाती है तो आपका ये सही हो जाएगा।